हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, 12th क्लास के लेसन पृष्ठीय रसायन का आज है चौथा एपिसोड। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी गैस अधिशोषक का किसी ठोस अधिशोषक पर अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कि कोई ठोस है उस पर कोई गैस अधिशोषित हो रही है तो उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला इसके अंदर कारक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है गैस की प्रकृति। क्या है? गैस की प्रकृति। बस ये एक बात है जो थोड़ी सी अच्छे से समझनी है, बाकी सारी चीजें तो आपको अपने आप आएंगी। गौर करना बच्चों कि ये मेरे पास एक ठोस अधिशोषक है। इधर जब ध्यान दें आप, ये मेरे पास एक ठोस अधिशोषक है और इसके ऊपर एक गैस जमा होना चाह रही है। ये गैस यहां पर पड़ी थी, ऐसे दूर दूर पड़ी थी, यूं ऐसे दूर दूर पड़ी थी, ठीक है। और ये यहां पर आकर के अधिशोषित होगी, मतलब ये कण इसके पास पास में आकर के बैठ जाएंगे। ये गैस का अधिशोषण होगा। जो गैस दूर दूर पड़ी थी वो यहां पर इसके ऊपर आकर के पास पास इसके कण इकट्ठे होकर के बैठ जाएंगे। यही हमारे पास अधिशोषण है। गैस की प्रकृति अधिशोषण को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है ये हम समझ रहे हैं। पहले क्या ले लिया? एक ठोस ले लिया। इधर हमने देखी ये गैस थी, ये गैस इस पर अधिशोषित हो तो इसका मतलब ये पास पास आकर के कण इसके ऊपर जमा हो जाएंगे। अब आप देखो, यहां से आप कहानी बनाना शुरू करें। इससे आपको इसको देख करके क्या पता लग रहा है? ये पता लग रहा है कि यार गैस को इस पर जमा होने के लिए गैस के कणों का पास पास आना जरूरी है। ये दूर दूर पड़े थे, यहां पास पास आ गए, मतलब इनके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होने चाहिए। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है इनके पास, इनमें क्या होना चाहिए? अधिक होने चाहिए। अच्छा, फिर आप देखें कि जिनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होंगे उस गैस के कणों का पास पास आने की प्रकृति ज्यादा होगी, और गैस के कण पास पास में आएंगे तो क्या बनेगा? द्रव। तो इसका मतलब है कि गैस के द्रवित होने की प्रकृति अधिक होनी चाहिए। द्रवित होने की प्रकृति क्या होनी चाहिए? अधिक। अच्छा, जिसके द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा है, अब इसको देखो, आप किसी भी तरीके से बोल लो कि गैस के द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा है, या अपने कहे कि गैस के अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है, या गैस के कणों का पास पास आने की प्रकृति ज्यादा है। अब जब पास पास में ये ज्यादा आएंगे तो अधिशोषित भी तो ज्यादा होंगे, अधिशोषित भी तो ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि इसका अधिशोषण भी अधिक होगा। अधिशोषण भी क्या होगा बच्चों? अधिशोषण होगा अधिक। ठीक है, तो आप बस एक बात समझ गए कि गैस की प्रकृति क्या, कि भाई जो गैस ऐसी है जिसमें अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है, मतलब जिसमें द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा है, तो वो गैस का अधिशोषण भी अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए जो मैं आपके पास कुछ स्थायी गैसें होती हैं, जो अस्थायी गैसें होती हैं, अस्थायी गैसें, जैसे कि मैंने लिख दिया SO2, मैंने लिख दिया CO2, मैंने लिख दिया NH3, इनके द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा होती है, इसलिए इनका अधिशोषण ज्यादा होता है। ये अस्थायी गैसें हैं, इनकी द्रवित होने की प्रकृति जो है वो क्या है? द्रवित होने की प्रकृति अधिक है, प्रकृति अधिक है, इसलिए इनका अधिशोषण भी जो है वो क्या होगा? अधिक होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब जो स्थायी गैसें हैं, स्थायी गैसें, जैसे मैंने लिखा N2, मैं लिखा O2, मैंने लिखा H2, ये स्थायी गैसें हैं। इनकी द्रवित होने की प्रकृति क्या है? द्रवित होने की मतलब इसकी द्रव में बदलने की प्रकृति जो है वो क्या है? कम। तो इसका अधिशोषण भी क्या होगा? इनका अधिशोषण भी होगा कम। क्या ये बातें समझ में आ गई बच्चों आपको कि गैस की प्रकृति की कहानी क्या है? यहां पर आपने देख लिया कि यार अधिशोषण होने के लिए तो गैस के कणों का पास पास आना जरूरी है। पास पास तब आएंगे जब अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा, और अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उनकी द्रवित होने की, द्रव में बदलने की प्रकृति अधिक होगी, और जिनकी द्रव में बदलने की प्रकृति अधिक होगी उनका अधिशोषण ज्यादा होगा।
इसका मैंने एग्जांपल भी लिख दिया कि देखो अस्थायी गैस है जिनमें अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, पास आने की प्रकृति ज्यादा होती है, वो तो द्रवित ज्यादा होती हैं और अधिशोषण भी उनका ज्यादा होता है। लेकिन जो अस्थायी गैसें हैं कि N2, O2, H2 इनके द्रवित होने की प्रकृति कम है तो इनका अधिशोषण भी कम होता है। चलिए, इतनी बात तो हमने सीख ली। अब बात आती है कि ये द्रवित होने की प्रकृति का आंकलन किस आधार पर किया जाता है। द्रवित होने की प्रकृति का आंकलन किया जाता है बच्चों किसके आधार पर? यह किया जाता है इनके क्रांतिक ताप के आधार पर। किसके आधार पर? क्रांतिक, बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, क्या? क्रांतिक ताप के आधार पर। अब क्रांतिक ताप से क्या होगा कि जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्रांतिक ताप जिसका अधिक होता है उसके द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा होती है, उसके द्रवित होने की प्रकृति जो है वो क्या होती है? इनकी अधिक होती है। और द्रवित होने की प्रकृति अधिक होगी तो इनका अधिशोषण भी क्या होगा? अधिशोषण अधिक होगा। ठीक है, और इसका उल्टा लिख दो कि जिसका क्रांतिक ताप कम उसका द्रवित होने की प्रकृति कम और अधिशोषण भी क्या होता है? कम। ठीक है, तो मैंने पहले यह बताया कि जिसकी द्रवित होने की प्रकृति अधिक होती है उसका अधिशोषण अधिक होता है, लेकिन द्रवित होने की प्रकृति किससे पता लगती है? क्रांतिक ताप से। अब बात, क्रांतिक ताप ज्यादा होगा तो द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा होगी और अधिशोषण भी अधिक होगा, लेकिन क्रांतिक ताप कम होगा तो द्रवित होने की प्रकृति कम होगी और अधिशोषण भी कम होगा। अब बात आती है कि क्रांतिक ताप क्या है। क्रांतिक ताप समझ ले बच्चों कि मेरे पास ये गैस है, इस गैस को मैं द्रव में बदलना चाहूं, इसको मैं द्रव में बदलना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इसका ताप कम करूंगा, इसको ठंडा करूंगा, ताप करूंगा कम और दाब करूंगा ज्यादा। ठीक है, किसी गैस पर दाब बढ़ाओ और ताप कम करो तो गैस द्रव में बदलती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये ताप का इसके अंदर एक लॉजिक है, क्या? कि एक नियत ताप वो होता है जिस पर किसी गैस को, जिससे कम ताप, मतलब वो नियंत्रण ताप होता है जिससे अधिक ताप पर किसी गैस को केवल दाब लगा करके द्रव में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक गैस पड़ी है, मेरे को इसको किस में बदलना है? द्रव में बदलना है। तो अब क्या है कि एक मेरे पास मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से पहले, ठीक है, मैं उसको दाब लगाऊं तो वो गैस द्रव में ना बदले, सिर्फ दाब लगाऊं तो गैस द्रव में ना बदले। लेकिन 20 से जैसे ही मैंने 19 कर दिया तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा कि 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं अगर सिर्फ दाब लगाऊं तो गैस को द्रव में बदल सकता हूं। ठीक है, तो ये 19 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ताप, क्रांतिक ताप है। तो आप क्या कहोगे? क्रांतिक ताप की क्या परिभाषा है? इधर देखें कि वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस को केवल दाब लगाकर द्रव में, अपने कहेंगे वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस को केवल दाब लगाकर, देखो वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी गैस को दाब लगाकर द्रव में नहीं बदला जा सकता क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये समझना आप कि अभी मैंने क्या कहा था कि 19 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो था ना, उस पर तो आप गैस को ताप लगा करके दाब लगा करके द्रव में बदल सकते हो, लेकिन 19 से ताप जैसे ही बढ़ा, 19.5 हुआ, 20 हुआ, 20 पर आप कितना भी गैस पर दाब लगा लो वो द्रव में नहीं बदलेगी। ठीक है, तो वो न्यूनतम ताप कितना हुआ? 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जिससे अधिक ताप पर, मान लो 19 से ऊपर चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, 25 हो, जिससे अधिक ताप पर
किसी गैस पर दाब लगाकर द्रव में नहीं बदला जा सकता, उस न्यूनतम ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास अब एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है कि SO2 गैस का क्रांतिक ताप सबसे ज्यादा है, तो इसकी द्रव में बदलने की प्रकृति भी सबसे ज्यादा है। फिर SO2 के बाद अपने पास आता है जैसे HCl है, फिर अपनी पहले NH3 है, फिर HCl है, फिर CO2 गैस है, फिर CH4 गैस है, फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। तो इन गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा है, तो इनके द्रव में बदलने की प्रकृति भी ज्यादा है और इसका अधिशोषण भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये क्रांतिक ताप का घटता क्रम है और अधिशोषण का घटता क्रम भी यही है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से समझ लो कि मान लो दो गैसें हैं आपके पास, दो गैसें हैं, एक मेरे पास A है, एक मेरे पास B है। B का क्रांतिक ताप मान लो मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों में से द्रव में बदलने की प्रकृति ज्यादा किसकी है? A की ज्यादा है द्रव में बदलने की प्रकृति। ये मैंने क्या लिखे हैं इनके? क्रांतिक ताप। क्या लिखे हैं? क्रांतिक ताप लिखे हैं। तो A का क्रांतिक ताप ज्यादा है तो इसकी द्रव में बदलने की प्रकृति ज्यादा है। कैसे? क्योंकि ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अभी कमरे का ताप है इस पर भी द्रव में बदल जाएगी, लेकिन B को द्रव में बदलने के लिए फ्रिज में भी रख करके डीप फ्रीज करके -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करोगे तब जाकर के ये द्रव में बदलेगा। मतलब इसका क्रांतिक ताप कम है तो इसके द्रव में बदलने की प्रकृति भी कम है, और इसका क्रांतिक ताप ज्यादा है तो इसके द्रव में बदलने की प्रकृति भी ज्यादा है। और द्रव में बदलने की प्रकृति ज्यादा है तो जम अधिशोषण भी ज्यादा किसका होगा? A का होगा। ठीक है बच्चों, इसका एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट। मैं इस पूरी बात को एक ही मतलब लाइन के अंदर, सारी बात को एक ही लाइन के अंदर लिखता हूं। भाई इधर देखें, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो मैं इस पूरी बात को एक ही लाइन के अंदर लिख देता हूं। क्रांतिक ताप क्या था? कि वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी गैस को केवल दाब लगा करके द्रव में नहीं बदला जा सकता, वो ताप जो है क्रांतिक ताप कहलाएगा। चलिए अब आपके पास एक फाइनल रिजल्ट बन गया। क्या बन गया? कि नंबर 1 बात, जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा तो द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा होगी। द्रवित होने की प्रकृति समानुपाती होगी इसके। ठीक है, क्रांतिक ताप ज्यादा होगा तो क्रांतिक ताप किसी गैस के द्रवित होने की प्रकृति के समानुपाती है। जितना ज्यादा क्रांतिक ताप, द्रवित होने की प्रकृति उतनी ही ज्यादा, और द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा तो अधिशोषण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अधिशोषण की मात्रा भी ज्यादा होगी। ये आपके पास गैस की प्रकृति की बात आ गई कि जिस गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा उसके द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा, और जिसके द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा उसकी अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने एक पॉइंट पढ़ लिया गैस की प्रकृति। अब बाकी पॉइंट आपके लिए बड़े ही आसान है। दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूं, ये मैं साफ कर रहा हूं, इसको भी लिख लेना आप। चलिए दूसरी बात सीखें बच्चों। दूसरा क्या है? अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का, ब्लैक से लिख देता हूं, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर गौर करें इस बात को कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। ये मैं आपको कल भी समझा चुका हूं। देखो बच्चों, एक तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मान लो कोई अधिशोषक है उसका इतना क्षेत्रफल है। अब इस पर गैस जो अधिशोषित होगी वो इसके पृष्ठ पर होगी, और पृष्ठ यही है, इतना पृष्ठ है, इस पर जमा होगी, इतना अधिशोषण होगा। लेकिन अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दूं मैं, ये लो मैंने बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा? इतने भाग पर और अधिशोषण हो जाएगा, तो इसका मतलब है अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको अगर यू लिखना चाहे तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती होता है किसके? अधिशोषण के। अधिशोषण की मात्रा के समानुपाती होता है कि जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है,
अब आप देखो कि एक ये तो दूसरा फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर इसी के साथ ही समझ में आएगा, इधर गौर करना, तीसरा फैक्टर इसी के साथ ही समझ में आएगा, वो है अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषक का सक्रियण। इधर ध्यान दें, अधिशोषक का सक्रियण। देखो आपके पास एक कोई ठोस पड़ा है, मैं सक्रियण का मतलब क्या है पहले ये जान लें। सक्रियण का मतलब है कि एक कोई अधिशोषक है, वो मान लो 5 ग्राम गैस अपने ऊपर अधिशोषित कर रहा है। अब इस अधिशोषक के का कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे वो 5 की बजाय 10 ग्राम अपने ऊपर जमा करने लग जाए, मतलब उसकी अधिशोषण की मात्रा, उसकी क्षमता बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं अधिशोषक का सक्रियण। ठीक है, तो आप क्या करें कि अधिशोषक का जो है अधिशोषण बढ़ाने को अधिशोषक का सक्रियण कहते हैं, अधिशोषक का सक्रियण कहते हैं। ठीक है, अधिशोषण क्षमता को बढ़ाने को, अधिशोषण क्षमता को बढ़ाने को क्या कहते हैं, अधिशोषक का सक्रियण कहते हैं। मान लो कोई अधिशोषक है, वो पहले 5 ग्राम जमा कर रहा है, अब उसके अंदर कोई परिवर्तन कर दिया, जैसे वो 5 की बजाय 10 ग्राम जमा करने लग जाए, तो उसकी अधिशोषण की क्षमता क्या होगी, बढ़ गई। तो ये जो हमने किया उसको हम कहते हैं अधिशोषक का सक्रियण। अब अधिशोषक का सक्रियण कैसे किया जा सकता है, इधर देखो, अधिशोषक का सक्रियण कैसे किया जा सकता है कि आपको पता है कि अगर इस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब अधिशोषण की क्षमता जो है इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्षेत्रफल कैसे बढ़ाएं, क्षेत्रफल अपने ऐसे बढ़ा सकते हैं कि मान लो ये मेरे पास नंबर 1 तरीका देखो इधर, कि ये मेरे पास ऐसे था कि ये एक ठोस था, अगर मैं इसके कर लूं टुकड़े, अगर मैं क्या कर लूं टुकड़े, तो अभी तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ इतनी इतनी थी, अब मैंने इसके टुकड़े कर लिए, मैंने इसको यहां से काट दिया ऐसे और ऐसे, तो अब इसके 4 टुकड़े हो गए। देखो ये लो, ये लो, अब इसके 4 टुकड़े हो गए। तो पहले तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सिर्फ इतना इतना ही था, अब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला भी तो बढ़ गया, पहले ये था ही नहीं, यहां बीच में तो ये कटा ही नहीं हुआ था, अब मैंने काट दिया तो ये क्षेत्रफल भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, इसका ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, इसका ये बढ़ गया और इसका भी ये बढ़ गया। तो इसका मतलब है ये वाले जो अंदर वाले जो क्षेत्रफल है पृष्ठ के वो बढ़ गए हैं। जब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाएगी, इसी को हम कहेंगे अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषण का नहीं, अधिशोषक का सक्रियण कहेंगे। अब इसको और अगर इसको क्या कर लो, इसका चूर्ण कर लो, इसका क्या कर लो, चूर्ण कर लोगे तो इसके और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, जिससे अधिशोषण की मात्रा और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक और काम किया जा सकता है कि इसको हम क्या कर लें, इसको हम कर लें खुरदरा, क्या कर लें, खुरदरा। तो खुरदरा कर लेंगे तो इससे खुरदरा करने से भी इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, हम इसको छिद्रित कर दें, क्या कर दें, छिद्रित, तो भी इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके क्या करना था, अपने को अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना था, जिससे जो है अधिशोषक का अधिशोषण की क्षमता जो है वो बढ़ जाती। जैसे ये मेरे पास ठोस अधिशोषक है, इसके मैं टुकड़े कर दूं तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कुछ खुरदरा कर दूं, ऐसे ऐसे लाइनें मार करके खुरदरा कर दूं, तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर छेद निकाल दूं तो बीच में जो ऐसे छेद वाला जो क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा ना, तो छेद निकाल दूं, छिद्रित कर दूं इसको, तो भी अधिशोषण की मात्रा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मैं इसका चूर्ण बना दूं तो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिशोषक के अंदर जो परिवर्तन किया जाता है उसको हम कहते हैं अधिशोषक का सक्रियण। और अधिशोषण की मात्रा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हम उसके टुकड़े कर सकते हैं, हम उसका चूर्ण बना सकते हैं, हम उसके खुरदरा कर सकते हैं, हम उसको छिद्रित कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि हम इसको गर्म करें,
गर्म करेंगे तो इसके ऊपर पहले जो कोई चीज जमा होगी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और फिर इसकी सतह बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिर हम कोई गैस जमा करेंगे तो वो ज्यादा जमा होगी। जैसे अगर भाप के अंदर चारकोल को गर्म करें तो चारकोल की सतह साफ हो जाती है और फिर उस पर गैस ज्यादा जमा होती है, तो उसको अपने कहते हैं सक्रिय चारकोल। क्या कहते हैं, सक्रियत चारकोल। ठीक है, तो अब ये बात होगी अधिशोषक का सक्रियण। अभी इस बात पर जो है क्या प्रश्न पूछा जाता है, इधर देखें प्रश्न क्या पूछा जाता है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि आपको कह दिया जाता है, जैसे कुछ भी कह दिया जाए, जैसे चूर्णित ठोस निकल की तुलना में, ठोस निकल की तुलना में चूर्णित निकल अच्छा अधिशोषक होता है। क्यों? तो आप कहोगे कि ठोस अधिशोषक की तुलना में चूर्णित निकल जो है वो अधिक अच्छा अधिशोषक होता है, क्योंकि चूर्णित का जो जिसका चूर्ण बन जाता है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए अच्छा अधिशोषक होता है। आपसे पूछा जाए कि सिलिका जल जो है वो अच्छा अधिशोषक होता है, क्यों? तो आप कहोगे क्योंकि इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कोलाइडी, सुनो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि कोलाइडी पैलेडियम की तुलना में जो कोलाइडी पैलेडियम जो है ठोस पैलेडियम की तुलना में अच्छा अधिशोषक है, ये अच्छा अधिशोषक है। क्यों? तो आप कहेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। आप सबके लिए यही करोगे। ठीक है, आप ये पूछा जा सकता है आपको कि ठोस पैलेडियम को कि अधिशोषण की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करोगे? तो आप कहोगे कि हम उसका चूर्ण बनाएंगे, चूर्ण बना करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जिससे उसका अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। हम इसको खुरदरा कर सकते हैं, हम इसको छिद्रित कर सकते हैं, हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा और अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। तो इस तरीके से सर ये सीबीएसई में या एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अधिशोषण अच्छा करना है तो दो तरीके हैं, या तो इसको सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओ, और सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैंने सारी बातें बता दी, और दूसरा जो है उसकी सतह को क्या करो, साफ करो, जो पहले से चीजें हैं वो हटा दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया अधिशोषक का सक्रियण। चलिए अब अपने अगला पॉइंट सीखते हैं बच्चों। साफ कर दूं मैं इसको। चलिए अब देखो कि अपने पास दूसरा फैक्टर है ताप। कौन सा फैक्टर है? ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं अपने। चलिए ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव भी मैंने आपको पहले सिखा दिया, तीसरा फैक्टर बता रहा हूं। ताप का प्रभाव भी मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी अपने दोबारा बात करेंगे। क्या हो जाएंगे, चौथा फैक्टर आ गया। ये देखो ताप का प्रभाव दो चीजों पर है। एक तो है अपने पास भौतिक अधिशोषण पर, और एक है अपने पास रासायनिक अधिशोषण पर। रासायनिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव। भौतिक अधिशोषण में तो क्या होता है, इधर देखें कि इस ठोस पर, मान लो ये ठोस है, इस पर किसी गैस का भौतिक जो अधिशोषण होता है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, ये कैसी प्रक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। गैस का ठोस पर जमा होना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसलिए इसकी समीकरण जो है वो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस बनती है। समीकरण तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के लिए ये बढ़ जाता है और एंट्रोपी भी घटती है, इसलिए ये प्लस आ जाता है, ये प्रक्रिया बनती होती है। और वैसे ही अगर 11वीं में आपने ला सातिल्य नियम पढ़ाओ, ला सातिल्य नियम पढ़ाओ, तो ला सातिल्य नियम में क्या होता है, ला सातिल्य नियम, तो इस ला सातिल्य नियम में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण घटेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप ताप बढ़ाने पर अधिशोषण जो है वो क्या होगा, घटेगा। ये मैं आपको पूरी डिटेल में पहले भी समझा चुका हूं। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो है वो समान दाब पर,
समान दाब पर ग्राफ देखा जाए तो क्या आएगा कि x बटा में m होता है अधिशोषण की मात्रा, और ताप के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ इस तरीके से आता है, घटता हुआ ग्राफ आता है ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, समान दाब पर ये ग्राफ है, तो इसको समदाबी अधिशोषण समदाबी वक्र कहते हैं, अधिशोषण समदाबी वक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है भौतिक अधिशोषण में, अधिशोषण में ताप का प्रभाव। अब रासायनिक अधिशोषण में ताप का क्या प्रभाव होता है? रासायनिक अधिशोषण में तो आपको पता है कि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में क्या होनी होती है, अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके अंदर अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य होनी होती है रासायनिक अभिक्रिया। अधिशोष्य के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होनी होती है, रासायनिक अभिक्रिया होनी होती है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या चाहिए, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ताप बढ़ाने से क्या मिल जाती है, ताप बढ़ाने से सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है, सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए फिर रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा होगी, रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा होगी तो अधिशोषण ज्यादा होगा, इसलिए जो है अधिशोषण ज्यादा होता है, अधिशोषण अधिक होता है। लेकिन क्या कहता है कि अगर आप ताप और बढ़ाते जाओ, मान लो कोई ये आपके पास ठोस अधिशोषक था, इस पर गैस लाए, गैस ने इस ठोस के साथ अभिक्रिया करनी है, तो इसके लिए सक्रियण ऊर्जा चाहिए। आपने ताप बढ़ाया, सक्रियण ऊर्जा मिल गई और इसने अभिक्रिया कर ली, यहां जमा होगी। लेकिन अब जमा होगी, उसके बाद भी आप ताप बढ़ाए जा रहे हो, ताप बढ़ाते रहोगे तो ये बंद वापस टूट जाएगा और ये वापस हटने लग जाएंगे, मतलब विशोषण होने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित समय तक तो जो है वो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, उसके बाद घटने लग जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, देखो कि x बटा में m अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, किसके लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। तो पहले तो ये मान बढ़ेगा और फिर जो यहां तक अधिकतम हो गया, अब क्या हो जाएगा, और ताप बढ़ाओगे तो गैस हटने लग जाएगी और अधिशोषण की मात्रा घटने लग जाएगी। ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी वक्र है, क्योंकि दाब जो है हम क्या रखते हैं, इसमें समान रखते हैं और ताप का परिवर्तन देखते हैं। तो आपने देखा कि भौतिक अधिशोषण में तो ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा घटती जाएगी, बस घटती जाएगी, ये व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। पहले बढ़ेगी क्यों, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा मिलती जा रही है, और जब पूरी अभिक्रिया होगी, पूरा अधिशोषण हो गया, अब क्या होगा कि और ताप बढ़ाओगे तो गैस जो है वापस हटने लग जाएगी, विशोषण हटने होने लग जाएगा, इसलिए अधिशोषण की मात्रा घटने लग जाएगी। ये ग्राफ है रासायनिक अधिशोषण का। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ भौतिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव और रासायनिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव, इसको मैंने पहले भी समझा दिया था। अब क्या है कि एक क्वेश्चन ये आता होता है पेपर में, जैसे कहता है कि CO2 गैस जो है वो अधिक अधिशोषित होती है H2 की तुलना में, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि CO2 का क्रांतिक ताप ज्यादा है और क्रांतिक ताप ज्यादा होने के कारण इसके द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा है और इसलिए इसके अधिशोषित होने की प्रकृति भी ज्यादा होगी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन AIEEE 2009 में पूछा गया है, AIEEE 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अधिशोषण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपके लिए एक ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि एक तो भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसा दे रखा है। जैसे कहता है कि एक तो अधिशोषक जो है अधिशोषक पर बहुआण्विक परत बनाता है, मतलब तो बहुआण्विक परत बनाता है। और दूसरी जो दे रखा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए जो है ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, भौतिक अधिशोषण के लिए दे रखा है। एक दे रखा है भौतिक अधिशोषण वैन डर वाल्स बलों के कारण होता है, और एक दे रखा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए डेल्टा H अधिशोषण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप में वो इनमें से मेरे को आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। दोबारा बोलूं ऑप्शन, पहला कि ये बहुआण्विक परत बनाते हैं, दूसरा कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, भौतिक अधिशोषण के लिए बोल रहा है, और तीसरा कि ये कहता है कि पहला क्या था, ताप बढ़ाने पर बहुआण्विक परत, फिर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, फिर तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा था कि अभी मैंने बोला था कौन सा था, चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि इसके लिए डेल्टा एच का मान प्लस होता है, और तीसरा ऑप्शन था कि भौतिक अधिशोषण वान डर वाल्स बलों के कारण होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको मेरे को एक आंसर बताना है। AIEEE 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक कारक रह गया, कौन सा, दाब का प्रभाव, बाकी सारे प्रभाव हो गए। अब दाब का प्रभाव जो है एक अलग से बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आपको अलग एपिसोड में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दो। ओके बच्चों।